2023 के शुरू में हमारे इस चैनल से ये वीडियो लॉन्च हुई थी कि कैसे दो जनरल्स ने एक मुल्क तबाह कर दिया। आज नवंबर 2025 में 2.5 साल के बाद भी ये बात एक दफा फिर साबित हो रही है कि कैसे दो जनरल्स ने एक मुल्क तबाह कर दिया। इस कहानी की हकीकत क्या है, आइए देखते हैं। आप देख रहे हैं आप न्यूज चैनल। मैं हूं आपका होस्ट अमजद अता, और हमारे साथ हैं हमारी को होस्ट मिस सबा हडेजा। मिस सबा, आज के टॉपिक के बारे में बताइए। जी सर, आज का टॉपिक हमारा सूडान क्राइसिस है। हम इस पर बात करेंगे कि किस तरह यहाँ पर इसका कॉन्फ्लिक्ट असल में है क्या, यहाँ पर इश्यूज चल क्या रहे हैं, ह्यूमैनिटेरियन इम्पैक्ट्स क्या है और ग्लोबल रिस्पॉन्स इस पर क्या आ रहा है। कि सूडान में एक क्राइसिस जो 2023 में शुरू हुआ, जिसमें दो जनरल्स ने अपनी जाती ख्वाहिश की बेस पर सूडान को तबाह कर दिया। सूडान में इंसानी अलमिया ने जन्म लिया, और कन्फ्लिक्ट इतना बढ़ गया कि वहां पर इस वक्त अवाम खुराक की कमी का शिकार है। ये सूडान का नक्शा है। इधर इजिप्ट है, ये रेड सी है, इथोपिया है, कीनिया है, लिबिया, चाड, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, और ये साउथ सूडान है। ये साउथ सूडान का इलाका किसी जमाने में सूडान का हिस्सा हुआ करता था। हम्म। आज से 3 दिहाइयां पीछे चले जाएं तो सूडान के पास ये एजाज था कि ये मुस्लिम दुनिया का एरिया वाइज सबसे बड़ा मुल्क था। 2019 में यहाँ पर इन्होंने जो गवर्नमेंट चल रही थी उमर अल बशीर की, उसको डिसमिस कर दिया। तो उमर अल बशीर की हुकूमत यहाँ पर बड़ी देर से चल रही थी। उसके खिलाफ जो है दो जनरल्स ने आपस में प्लान किया और इसको हटा दिया। उमर अल बशीर, सूडानी रूलर। आपकी स्क्रीन पे इस वक्त उमर अल बशीर की तस्वीर नजर आ रही है। ये सूडान के लॉन्गेस्ट प्रेसिडेंट्स में इनका शुमार होता है। ये हुकूमत यहाँ पर बड़ी देर करते रहे। इनके खिलाफ बगावत हुई और फिर एक नए अलमिया का आगाज हो गया। तकरीबन 3 दिहाइयां इनकी हुकूमत रही। उमर अल बशीर भी फौजी ताकत के जरिए ही यहाँ पर आए थे। इन्होंने वो हुकूमत डिसमिस की है और खुद हुकूमत में आकर पावर संभाल ली। पावर संभालने के बाद इन्होंने यहाँ पर एक रेवोल्यूशनरी कमांड काउंसिल क्रिएट की है। सूडान में एक नई काउंसिल का कयाम हुआ। इसके बाद इन्होंने एक और गलती की कि एक नया इदारा क्रिएट किया जो कि आर्मी के पैरेलल बन गया। ये इस वक्त आप जो स्क्रीन पर पिक्चर देख रहे हैं, ये साहब, ये सूडानी आर्म फोर्स के हेड हैं। इनका नाम जनरल अब्दुल फतेह अल बुरहान है। इनके पैरेलल एक नया इदारा क्रिएट किया गया। ये इदारा रैपिड सपोर्ट फोर्सेस था। आप इस वक्त हम्म। स्क्रीन पर जो पिक्चर देख रहे हैं, ये इस इदारे के हेड हैं। इनका नाम जनरल मोहम्मद हमदान डगलो है। यूं रियासत के अंदर एक नई रियासत बन गई। शुरू में जब प्रेसिडेंट के खिलाफ बगावत हुई तो ये दोनों इदारों ने मिलकर बगावत की, और दोनों इदारों ने मिलकर हुकूमत को बरतरफ करके हुकूमत का हिस्सा संभाल लिया। कुछ अरसा 2019 से 2023 तक तो ये दोनों इदारे एक दूसरे के साथ काम करते रहे। ये दोनों जर्नल्स एक दूसरे के साथ मिलकर ताउन करते रहे और काम करते रहे। सूडान की जो आर्मी थी, उसके चीफ चाहते थे कि ऐसा करें कि
जो नया इदारा बना है आरएसएफ का, ये इदारा सूडानी फौज के अंदर यहाँ जम कर दिया जाए, यहाँ सूडानी फौज के जेली इदारा बना दिया जाए। दोनों इदारे ताकत का हसूल और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के लिए अपनी अपनी पॉलिसीज को अडॉप्ट करते रहे और अपना अपना काम करते रहे। दोनों में खर्तूम, जो कि इनका कैपिटल सिटी है, 2023 में लड़ाई शुरू हो गई। मिसाल पर जैसे कि आप जानती हैं कि जब किसी मुल्क में लड़ाई हो रही हो, सिविल वॉर चल रही हो, तो सबसे पहले उस मुल्क की इकोनॉमी तबाह होती है, एग्जैक्टली। पॉलिटिकल सेटअप तबाह हो जाता है। और इन दोनों का रिजल्ट ये आता है कि आम आवाम तक खाने पीने की चीजें खत्म हो जाती हैं। ये उनकी अपनी रिपोर्ट से क्लेम कर रही है कि ये इतना बड़ा इंसानी बुहरान है जिसको कंट्रोल ना किया गया तो यहाँ पर कैजुअलिटी की दर बहुत ज्यादा हो सकती है। पानी दस्तयाब नहीं है, खुराक दस्तयाब नहीं है, बिजली दस्तयाब नहीं है, यहाँ तक कि अद्वियात भी यहाँ पर मार्केट में नहीं है। इंटरनेशनल रिस्पॉन्स। अच्छा, मैं यहाँ पर इंटरनेशनल रिस्पॉन्स के बारे में आपको ये बताऊंगा कि यूएन ने बहुत कोशिश की है यहाँ सीज फायर करने की, लेकिन सीज फायर करने में कामयाब नहीं होगी। वैसे बात आप जानती हैं कि यूएन वहां कामयाब होता है जहां कोई बड़ी ताकत का जाती मफाद इन्वॉल्व हो जाता है। हुआ ये एग्जैक्टली यहाँ पर सर। कि यहाँ पर दो माफिया जो है ना वो इन्वॉल्व हो गई। एक माफिया वो है जो कि वेपन माफिया है, जो कि असला बनाता है, जिसको हम वॉर माफिया भी कहते हैं। और ये दुनिया के बहुत बड़े माफिया में से एक। ये माफिया इतना बड़ा है कि दुनिया के किसी भी मुल्क में हुकूमत ये बरतरफ कर सकता है, इंक्लूडिंग अमेरिका। दूसरा माफिया जो इसमें इन्वॉल्व हुआ है, ये माफिया पहले माफिया की निस्बत जरा छोटा है, लेकिन वो भी बहुत स्ट्रांग है, और वो है जी गोल्ड माफिया, सोने के खरीदार। ये दोनों माफिया जो है, इनका इंटरेस्ट ये है कि यहाँ अमन कायम नहीं होना चाहिए। ये दोनों हम्म। यही चाहते हैं। अगर अमन कायम हो गया तो सूडानी हुकूमत ये सोना जो कि यहाँ से निकल रहा है ये खुद मार्केट में बेचेगी, जिससे सूडानी हुकूमत को फायदा होगा और आम आवाम को फायदा हो जाएगा। सूडान वो बदनसीब मुल्क है जिसमें मिनरल इतने शानदार हैं कि गोल्ड की माइंस यहाँ मौजूद हैं, और ये सोना वहां से निकल रहा है। इस सोने को कब्जा करने के लिए यहाँ पर ये सारा खेल खेला गया। दो फोर्सेस इस वक्त आपस में एक दूसरे से लड़ रही हैं, और फायदा ये दोनों बड़े माफियाज उठा रहे हैं। सूडान का शुमार अफ्रीका के रिचेस्ट गोल्ड प्रोड्यूसिंग कंट्रीज में होता है, और यही सोना इनके लिए प्रॉब्लम बन गया है। ये सोना यहाँ से निकलकर चार्ड और अफ्रीकन रिपब्लिक कंट्रीज तक पहुंच लाया जाता है। यहाँ से फिर ये इंटरनेशनल मार्केट में जाकर बेचा जाता है, वहां पर ये सोने की ढलाई और फिर सोना बनकर इंटरनेशनल मार्केट में बेच दिया जाता है। नाज़रीन, इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर ये इलाके देख रहे हैं जिन इलाकों में गोल्ड अवेलेबल है। आपको नजर आएगा कि ये खर्तूम का इलाका है, ये कैपिटल सिटी है, ये व्हाइट नाइल्स है, और ये दारफोर का इलाका है। ये जो इलाका है यहाँ पर आरएसएफ मौजूद है और उसका मुकम्मल कंट्रोल है। खर्तूम और इसके इर्द गिर्द के जो इलाके हैं ये सूडानी फौज के कंट्रोल में है, और आरएसएफ भी खर्तूम तक पहुंच चुकी है। जाहिर है ये सोना इलीगल तरीका इख्तियार किया जा रहा है। जब मुल्क के अंदर फसाद है और मुल्क के अंदर लड़ाई चल रही है, मुल्क के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्ट्रांग नहीं है, मुल्क के अंदर पॉलिटिकल और मिलिट्री क्राइसिस मौजूद है, तो ये जो भी जिसके हाथ में जो चीज आ रही है वो अपना काम कर रहा है। सर, रैपिड फोर्स और सुडानी आर्मीज को सर कौन कौन सपोर्ट कर रहा है? इनको बेसिकली इंटरनेशनली कौन सपोर्ट कर रहा है? ये जो इतने बड़े लेवल पर सिविल जो है इन्होंने वॉर अपने स्टेट में कंटेन की हुई है, कैसे हो रही है? अच्छा मिस साहब, आपका सवाल बहुत शानदार है, लेकिन आपको पता है कि हर जगह कुछ ना कुछ इश्यूज आ जाते हैं। हाँ, हम इस वक्त हम इस वक्त अपने नाज़रीन को जनरली तो बता सकते हैं कि जी एक तो गोल्ड माफिया है और एक वॉर जी माफिया सर। है। जी दुनिया के बिल्कुल। तीन बड़े बड़े माफिया में से एक, दुनिया के तीन बड़े माफिया में से एक माफिया है वॉर माफिया।
जो कि असला साज जी फैक्ट्री हैं, और ये बहुत स्ट्रोंग है, बहुत स्ट्रोंग है। तो दुनिया में अगर जंगें खत्म हो जाएं तो ये माफिया खत्म हो जाए, ये फैक्ट्रियां बंद हो जाएं, ये कभी अमन कायम नहीं होने देती। तो ये मार्केट्स ढूंढती रहती है, तो सूडान इस वजह की मार्केट है, ये यहाँ पर कभी अमन नहीं होने देंगे। अब दुनिया में वो कंट्रीज के नाम जहां पर दुनिया की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, वहां पर असलहा साज फैक्ट्रियां मौजूद हैं, आपको समझ आ जाएगी कि वो वॉर माफिया कहाँ कहाँ मौजूद है। नंबर टू, गोल्ड माफिया। गोल्ड माफिया दुनिया के इन तीन बड़े माफियाज के बाद आने वाली लिस्ट है, ये उसमें मौजूद है। ये इतना बड़ा जी माफिया नहीं है, लेकिन फिर भी ये एक माफिया है, इसके पास भी पावर है। आप गूगल चेक कर लें, आप गूगल पे चेक कर लें कि इस वक्त दुनिया में कहाँ कहाँ गोल्ड बिकता है, कहाँ कहाँ जी गोल्ड की मार्केट्स है। आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर गोल्ड खरीदने वाले कौन है। एक माफिया जो जी असला बेच रहा है, एक माफिया जो यहाँ से गोल्ड खरीद रहा है, ये दोनों माफिया यहाँ पर अमन कायम नहीं होने देंगे। अच्छा, आज के हमारे इस व्लॉग का वक्त इख्तिताम को पहुंचता है। नेक्स्ट व्लॉग तक आप हमें इजाजत दें, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला सारी दुनिया के मुसलमानों की और खसूसन पाकिस्तानियों की तमाम मुश्किलात को आसान करे। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।